ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। गाइस, ये एमसीक्यू सीरीज का 9th पार्ट है। जो लोग पहली बार इस लेक्चर पर आ रहे हैं, आई वुड रिकमेंड देम कि पहले आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और पहली वीडियोस भी देख लीजिए, और उसके बाद इस टॉपिक पे आइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने इस टॉपिक थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पे भी एमसीक्यू और इसका लिंक दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल का लिंक दिया हुआ है। उस स्टडी मटेरियल पे क्लिक करिए, उसको पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो ज्यादा आप अच्छे से कर पाएंगे। या फिर अगर आपने पहले से टॉपिक पढ़ा हुआ अच्छे से, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे थे इंडिफरेंस कर्व की, तो इंडिफरेंस कर्व के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने बोला कि जो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पे जो है कुछ एमसीक्यू होने चाहिए, और इसलिए मैं आज थ्योरी प्रोडक्शन पे एमसीक्यू लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रिपेयर्ड हैं, आप सभी लोगों ने रिवीजन की हुई है, और आप सभी लोग अच्छे से आंसर दे पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following shows the overall output generated at a given level of input? कह रहे हैं इन चार में से बताइए कौन सा जो फंक्शन है, चाहे वो कॉस्ट फंक्शन है या फिर प्रोडक्शन फंक्शन है या फिर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, वो ये दिखाता है कि कितना आउटपुट क्रिएट होगा जब हम एक गिवन लेवल ऑफ इनपुट डालें। यानी ये आसान भाषा में सवाल बोल रहा है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है, कौन सा ऐसा चीज है जो हमें आउटपुट बता दे अगर हमें पता हो कि हम इनपुट कितना डालें। तो हमेशा याद रखिए, प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो आपको बता सकता है कि आउटपुट क्या होगा अगर आपको इनपुट पता है। तो आसान भाषा में कि whenever you know the number of inputs in a production, you will have an idea कि आउटपुट क्या होगा। सो यहां पर जो आंसर आएगा, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। मेरे जो मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। बड़ा ही सिंपल सवाल है, और कोई परेशानी नहीं है निश्चय आपको आंसर करने में। सो आंसर इज बी। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इंप्लाइज। कह रहे कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्या होती है। अगर आप उस नोट्स को देखेंगे या आपने अगर कहीं नोट्स से भी पढ़ा है, तो आपको पता है कि जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें प्रोडक्शन पहले इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो इंक्रीज तो करता है लेकिन ना डिमिनिशिंग रेट पे। पहले इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट, और फिर बाद में इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट, और उसके बाद एक मैक्सिमम पे अचीव करके फिर वो वापस डिक्रीज होने लगता है। तो जो जो पोर्शन है जहां वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज करता है, उस पोर्शन पे एक लॉ लगता है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। वो भी उस नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो बोल रहा है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का मतलब क्या है। नंबर 1, डिक्रीजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बी, डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। सी, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। एंड डी, डिक्रीजिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट। दोस्तों, डिमिनिशिंग रिटर्न्स इसलिए होता है क्योंकि हर एक लेवल इनपुट जब आप बढ़ाते हो, कोई भी इनपुट की बात करो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है, जिसमें लैंड आता है, लेबर आता है, एंटरप्रेन्योरशिप आता है और कैपिटल आता है। कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जब आप इंक्रीज कर रहे होते हो तो प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। लेकिन जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जो फैक्टर है उसको लाने की वजह से आपका इतना ज्यादा आउटपुट ना मिले, तो उस वक्त आप ये कह सकते हो कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब कि एक इनपुट बढ़ाने के लिए कितना कॉस्ट आपको इनपुट करना है। तो जब भी आपका मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करता है, तभी आपका जो आपका रिटर्न है वो डिमिनिश होने लगते हैं, क्योंकि अब हर एक कॉस्ट, हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने में आपको ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करने लगा है। तो भी आपको टोटल जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा नहीं हो पा रही है, और इसलिए आपकी जो प्रोडक्शन है वो डिमिनिशिंग हो रही है। तो आंसर क्या आएगा, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। तो जब भी कॉस्ट, जो आपके मार्जिनल कॉस्ट होता है वो इंक्रीजिंग होता है, तब आप कह सकते हो कि अब मार्जिनल रिटर्न्स जो होंगे, मार्जिनल रिटर्न्स वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। अगर आपको यहां पर मैं एक ग्राफ भी ड्रॉ कर दूं तो उससे ज्यादा क्लियरिटी होगी। अगर मैं बात करूं, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। देखिए, अगर मैं यहां बनाऊं उस ग्राफ को, तो देखिए ऐसा कुछ ग्राफ बनता है आपका। ये अगर मैं मानूं कि ये मार्जिनल रिटर्न्स की बात करें, मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें, तो जिस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, उस पॉइंट के बाद जो रिटर्न होती है ना, वो उसमें कर्व आ जाता है। देखो यहां से कर्व ऑब्जर्व करोगे आप, यहां तक जो है इस पॉइंट तक लगातार इंक्रीज कर रहा था। यहां थोड़ा क्लियर नहीं बन रहा है मोबाइल स्क्रीन पे, लेकिन यहां तक जो है लगातार इंक्रीज करता है, जहां पर मैंने एरो मारा है। उसके बाद जैसे ही आपका मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पहुंचता है उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे क्या होता है,
उस पॉइंट पे आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, डिमिनिशिंग है। देखो इंक्रीज तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, हर किसी एडिशनल की वजह से, हर किसी एडिशन प्रोडक्ट की वजह से, हर किसी एडिशन इनपुट की वजह से जो टोटल प्रोडक्ट आ रहा है वो कम आ रहा है। उसकी वजह से जो इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज तो अभी भी हो रहा है लेकिन इट डिमिनिशिंग रेट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? सो यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ग्राफ भी इसमें ड्रॉ है उस नोट्स में, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका आपको समझ में आ गया इसका आंसर क्या है, सी इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट का आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट आर। दोस्तों प्रोडक्शन फंक्शन में काफी सारे कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, सम कॉस्ट। ये सभी कॉस्ट आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट जैसा कि वर्ड बता रहा है, जो क्लियर कट डिफाइंड हो, जो क्लियर कट दिखता हो, ये भैया एक्सप्लिसिट है, आपको किराया देना तो किराया देना ही है। लेकिन ऐसे कौन से कॉस्ट है जो इम्प्लिसिट है, जो एक्जेक्टली लिखे नहीं होते कहीं पर लेकिन वो इम्प्लिसिट होते हैं, वो लगते हैं। आइए देखते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर इक्वल टू द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। पहला ऑप्शन कहता है इक्वल टू द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा ऑप्शन कहता है कंप्राइज्ड एंटायरली ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ये भी कोई मतलब नहीं है। पेमेंट्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। एंड डी, ऑलवेज ग्रेटर इन द शॉर्ट रन देन इन लॉन्ग रन। गाइस हमेशा याद रखिए, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होगा जो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, यानी जो आपने लगाया। अगर आप मालिक के बिजनेस के और आप कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट देख रहे हैं, आप अकाउंट्स देख रहे हैं, आपने अपनी बिल्डिंग को इस्तेमाल किया अपने बिजनेस के लिए, तो अपनी बिल्डिंग को इस्तेमाल किया तो उसको किराया तो नहीं देना पड़ा। अपना खुद आपने काम किया, अपना टाइम दिया, अपनी सर्विसेज ऑफर की मैनेजमेंट की, तो आपको अपनी सैलरी तो नहीं लिया आपने, क्योंकि मालिक तो प्रॉफिट लेता है, सैलरी तो लेता नहीं। लेकिन अगर खुद आप नहीं कर पाते तो किसी ना किसी को हायर करना था, और किसी ना किसी को हायर करना था तो उस बंदे को पैसे पे करने पड़ते। तो सारा वो पैसा जो आपने खुद, आपकी चीज, आपकी बिल्डिंग अपनी होने की वजह से, या फिर अपने आप आपने एम्प्लॉय किया खुद को, अपनी सर्विसेज आपने ऑफर की अपने बिजनेस के लिए, वो पैसा आप कैलकुलेट नहीं करते, उसी को कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्योंकि अगर किसी और को देना पड़ता तो उसको पैसे देने पड़ते, तो आप कैलकुलेट करते हो कि अगर मैं खुद नहीं करता ये काम, या फिर मेरी खुद बिल्डिंग नहीं होती और मुझे किराए पे लेनी पड़ती, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ता, उस कॉस्ट को कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो यानी आंसर क्या आ जाएगा, पेमेंट्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, जो आपके अपने रिसोर्सेज है, आपका अपना टाइम, आपका अपनी बिल्डिंग, आपके अपने बाकी चीजें, ये सब चीजें क्या करेंगी, मैटर करेंगी, और ये इसी को कहेंगे कॉस्ट ऑफ, क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़े। विच वुड बी एन इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर अ फर्म। कह रहे हैं इन चार ऑप्शन में से किसी फर्म के लिए कौन सी कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट हो। ऑफ वर्कर वेजेस एंड सैलरीज फॉर द फर्म, जो आपके वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज पे करनी है, उनकी आपको जो है वेजेस पे करनी है। अब ये तो आपको पे करनी है, इम्प्लिसिट नहीं है, तो क्लियर कट है सामने है। पेड फॉर लीजिंग अ बिल्डिंग फॉर द फर्म, अगर आपने कोई बिल्डिंग लीज की हुई है फर्म के लिए, तो आपकी अगर वो अपनी बिल्डिंग नहीं तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं है। पेड फॉर प्रोडक्शन सप्लाईज ऑफ द फर्म। एंड डी, ऑफ वेजेस फोरगॉन बाय द ओनर ऑफ द फर्म, जो ओनर अपनी वेजेस को फोरगो करे, जाने दे, वो होगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर आप खुद, जैसे मैं विंग्स गोडाउन में जो हूँ को फाउंडर हूँ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसकी सैलरी नहीं ले रहा, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं ओनर हूँ, मैं को ओनर हूँ। तो ओनर सैलरी नहीं ले रहा, लेकिन अगर कोई और ये टॉपिक पढ़ा रहा होता तो उसको सैलरी पे करनी पड़ती, तो वो होता एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन क्योंकि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और मैं अपने को सैलरी नहीं दे रहा, तो इसको कहेंगे हम क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ में आ रही बात? तो क्या है, ऑफ वेजेस फोरगॉन बाय द ओनर ऑफ द फर्म, यानी वो चीज जो आप खुद ऑफर कर रहे हो और पैसे नहीं ले रहे। समझ में आई बात? तो यहाँ तो मुझे उम्मीद है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्लियर है। ये पिछली बार पंचायत अकाउंटेंट के एग्जाम में भी आया था, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो उम्मीद है आपको क्लियर है। अच्छा जी, अब जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, हम कहते हैं शॉर्ट रन में कुछ चीजें वेरिएबल होती हैं, कुछ चीजें क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। और जब भी हम बात करते हैं लॉन्ग रन की, तो उसमें सारे के सारे वेरिएबल हो जाते हैं। तो शॉर्ट रन में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि हम शॉर्ट रन किसको कहें, 1 साल को कहें, 2 साल को कहें, 10 साल को कहें, 50 साल को कहें, किसको शॉर्ट रन कहें। आइए हम देख लेते हैं। शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड इन विच ऑल रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। नो, रिसोर्सेज आर नेवर फिक्स्ड, चाहे शॉर्ट रन चाहे लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में भी तो वेरिएबल होता है। द लेवल ऑफ आउटपुट इज फिक्स्ड, लेवल ऑफ आउटपुट का फिक्स होता है, कभी भी इंक्रीज कर सकता है, कभी भी डिक्रीज कर सकता है। द साइज ऑफ प्रोडक्शन प्लांट इज वेरिएबल, प्रोडक्शन प्लांट जो है लॉन्ग रन में आप चेंज कर सकते हो। सम रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, अदर्स आर वेरिएबल, ये है इसका आंसर। शॉर्ट रन यानी यो रन, जब तक कोई कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि कैपिटल, जैसे कि आपका एंटरप्रेन्योर फिक्स्ड है, और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल है, जैसे कि आपको क्या आ गया, लेबर आ गया। तो शॉर्ट रन आप उसको कहोगे जिस पीरियड में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हो, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल हो। समझ में आ रही? कौन से फैक्टर्स? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ गई बात? तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द फर्म्स शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज इंक्रीजिंग व्हेन, कह रहे किसी भी फर्म का जो आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज करेगा कब, जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है इंक्रीज कर रहा है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है, या फिर जब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है। दोस्तों मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन आउटपुट बाय एम्प्लॉइंग एडिशनल यूनिट्स ऑफ इनपुट। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा इसका मतलब है कि एडिशनल यूनिट जो है कम बन रहे हैं, उसका मतलब ये है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। समझ मेरी बात? तो क्या होगा जब शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व की बात करेंगे, तो जब भी आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा होगा तब आपका कॉस्ट बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। When a firm doubles its inputs and finds that its output has more than double, कहते हैं जब एक फर्म देखती है कि हमारा जो आउटपुट है वो हमारा आउटपुट इनपुट से भी ज्यादा बढ़ रहा है, नहीं अगर मैंने इनपुट 1 से 2 कर दिया तो आउटपुट 2 से 10 हो रहा है, यानी जितना हमने इनपुट बढ़ाया उससे ज्यादा आउटपुट बढ़ गया। तो इस केस में आप क्या कहेंगे? इस केस में आप कहेंगे कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रहा है। ये आसान है, बड़ी बार मैंने लेक्चर्स में भी बताया है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का आसान भाषा में मतलब ये है कि जब भी आप बल्क में कोई चीज करें, बल्क में सामान उठाएं, बल्क में सामान बेचें, बल्क में कोई भी चीज करें तो वो सस्ता पड़ता है। सही बात है। सो व्हेनेवर यू डूइंग थिंग्स इन बल्क, स्केल बड़ा होगा तो आपकी चीजें क्या होंगी? और ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अगर आप होलसेलर से लेते हैं, जैसे आप बेस्ट प्राइस से या फिर वॉलमार्ट से कभी आप चीजें लेने जाते हैं, वो सस्ते में पड़ती है क्योंकि हम बल्क में उठाते हैं। और वैसे सिमिलरली एक होलसेलर जो दुकानदारों को देता है वो सस्ते में देता है क्योंकि वो बल्क में उठाते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बड़ी सारी कॉस्ट कम हो जाती है तो वो सस्ते दाम में दे पाते हैं। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब है कि जब आप बल्क में चीजें करें तो सस्ती चीजें पड़ती है। यहाँ भी ऐसे ही है कि जब फर्म इनपुट थोड़ा सा बढ़ाती है तो उसकी आउटपुट और भी ज्यादा बढ़ती है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स स्टेट्स दैट, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो हम सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में देखते हैं उसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है? The law of diminishing returns states that as a firm uses more of variable resources, given the quantity of fixed resources, the average product of the firm will increase. कह रहा है कि जब हम बात करें as a firm uses more of, again the law of diminishing returns states that, अगर आपको याद होगा कि जब हम बात करते हैं the law of diminishing returns states that, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो कि सेकंड स्टेज में देखने को मिलता है। सेकंड स्टेज अगर आपको याद होगा 3 स्टेज होती है प्रोडक्शन की, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट होता है इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेज, सेकंड स्टेज होता है डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेज और थर्ड होता है डिक्लाइनिंग नेगेटिव स्टेज। तो जो जब भी प्रोडक्शन होती है तो वो सेकंड स्टेज में होती है। सेकंड स्टेज की बात कर रहा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहता क्या है। एज अ, ये आपको याद रखना है सीधे सीधे। इसका मतलब ये कहता है कि एज अ, बी ऑप्शन को देखिए, एज अ फर्म यूजेस मोर ऑफ वेरिएबल रिसोर्स given the quantity of fixed resource, marginal product of firm will eventually decrease. यानी अगर आप इनपुट बढ़ाते जाओ एक स्टेज आएगी जब आपके रिटर्न्स डिक्रीज होने लगेंगे। यही कहता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स नाम ही ये कहता है, तो इसको रट लो। जो ये इसका क्या है, दिस इज इट्स स्टेटमेंट कि मार्जिनल जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स है उसकी स्टेटमेंट क्या है, वो भी इसको रट लो, सीधे सीधे याद कर लो। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। ये मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है, वहां से भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आगे बढ़ते हैं। The law of diminishing returns only applies in cases where, कह रहे कि law of diminishing returns कब apply होगा? There is increasing scarcity of factors of production. The price of extra units of production factor is increasing. There is at least one fixed factor of production and capital is a variable input. तो ये भी याद रखिए कि जब भी when there is at least one fixed factor, only then and only then you can say कि diminishing return जो है apply होगा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? सी। समझ में आ रही है? ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये कुछ लॉ प्रिंसिपल्स टाइप हैं जिनको आपको रटा मारना याद रखना है। ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The law of diminishing returns only applies in cases where, law of diminishing returns कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? अच्छा ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया गाइस, सॉरी फॉर द टाइपो। 11th क्वेश्चन,
व्हेन टोटल प्रोडक्ट कर्व इज फॉलिंग, जब मैं बात करूं टोटल प्रोडक्ट कर्व की, ये ड्रॉ कर लेते हैं टोटल प्रोडक्ट को, अभी मैं स्टार्टिंग में भी ड्रॉ की थी, थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये टोटल प्रोडक्ट होती है, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग पे रेट पे, फिर डिमिनिशिंग रेट पे, दोबारा बनाते हैं, ये पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एंड फाइनली नीचे जाएगा। ठीक है, देखो इस पॉइंट से जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आप देखोगे रिटर्न इंक्रीज तो हो रहे हैं लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जब जो टोटल प्रोडक्ट कर्व है वो मैक्सिमम पे है, उस पे आपका जो आपका ये है मार्जिनल कर्व, वो क्या होगी, वो जीरो हो जाएगी। जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या पूछा है सवाल में। When the total product is falling, इसने ये नहीं कहा कि मैक्सिमम है, इसने बोला जब फॉल कर रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज जीरो, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव। दोस्तों जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो पहुंचता है तब तक वो मैक्सिमम जाता रहता है। जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है उसके बाद टोटल प्रोडक्ट फॉल करेगा। देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट के बाद आप देख रहे हो कि अब टोटल प्रोडक्ट फॉल कर रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर द मार्जिनल प्रोडक्ट, जब वो नेगेटिव की तरफ जाएगा तब ही टोटल प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा। और जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होगा उस टाइम पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इन रीचेस इट्स मैक्सिमम व्हाट कैन बी सेड ऑफ द टोटल प्रोडक्ट। अगेन जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा टोटल प्रोडक्ट पे क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट मस्ट बी एट मैक्सिमम। नो, हमने अभी देखा कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो पे होगा तब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे होगा। सेकंड, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन इवन इफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। कह रहा है जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पहुंचेगा तो टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन करेगा। नो, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टिल मार्जिनल प्रोडक्ट रीच जीरो। सी, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग इफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज स्टिल पॉजिटिव। सही है, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं जाता तब तक टोटल प्रोडक्ट जीरो नहीं जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा, यानी डिक्रीज नहीं करेगा। और जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो पहुंच जाता है तब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ कहेंगे जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पहुंचे तब तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो ही रहा होता है, लेकिन अब डिमिनिशिंग रेट पे होगा। यहाँ से सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है, सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन यहाँ शुरू होती है, तो आंसर आ जाएगा सी। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वेरिएबल कॉस्ट आर, नंबर 8 sunk costs, B multiplied by fixed cost, C cost that changes with the level of production, and D defined as a change in total cost resulting from the production of additional unit। जो D है that is marginal cost, C है variable cost। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज करे। जब वेरिएबल कॉस्ट को बदलोगे तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी बदल जाएगा। तो ये आसान भाषा में याद रखना है कि जब भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन बदले उसके साथ जो कॉस्ट बदले उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। आसान भाषा में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये आपको याद होना चाहिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहां से कर्व अपना स्लोप बदल दे, द मार्जिनल प्रोडक्ट इज। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ इस वाले कर्व में बनाया, ये इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इस पॉइंट को हम ए बोलते हैं, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे क्योंकि यहाँ से कर्व ने अपना स्लोप बदल दिया। तो ये कह रहे हैं, जब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज। अब खुद ही बताइए, जो पॉइंट जो इन्फ्लेक्शन है वहां पर जो आपका टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या वो इंक्रीज कर रहा है? नहीं, वो यहाँ से डिक्रीज करेगा। क्या वो डिक्रीज कर रहा है? बिल्कुल। लेकिन एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे डिक्रीज नहीं करता, उसके बाद करता है। एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ये याद रखना है आपको। और इसको आप यहाँ भी देख सकते हैं कर्व में, देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका मैक्सिमम रीच कर जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट पे। ये जो कर्व है दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। ठीक है, समझ में आ रही बात? यहाँ तक क्लियर है? सो व्हेनेवर द टोटल प्रोडक्ट, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कम्स, उस पॉइंट पे एक्चुअली मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पहुंच चुका है, उसकी वजह से आपका टोटल प्रोडक्ट में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, और उसके बाद जो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट करेगा। यहाँ तक क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। डैश डैश कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव और ऑप्शन। दोस्तों ये जो कॉस्ट है ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन में बड़ी किस्म की कॉस्ट होती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दैट कॉस्ट which is the cost of next best alternative or the cost of foregone option or the cost of option not taken। For example, मैं बोलता हूँ कि यार इस बार विंग से गुना असिस्टेंट रजिस्ट्रार पढ़ा है या जेकेपीएससी पढ़ा है, तो लेट्स से हम जेकेपीएससी चूज करते हैं, यानी केएस समझा। तो अब हम सोचेंगे अगर हमने असिस्टेंट रजिस्ट्रार पढ़ाया होता तो हमें कितना कॉस्ट जो है लगता, तो वो होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो चीज हमने नहीं की अगर वो करते तो उसका कॉस्ट कितना आता।
सो ऑप्शन फोरगॉन और नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को जो कॉस्ट होता है उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा अच्छे से। सो जो भी आपको समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए, मैं साथ साथ में जवाब देता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।